तो ये जो हमने स्टार्ट की थी यूनिट 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स की बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से, इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, बस छोटे छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे जो रह गए हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट पढ़ लिए थे। कितने तरीके के थे? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। ठीक है, तो अब हमें आज वही पढ़ने हैं कि इनके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम से। तो इसका पहले इंट्रो ले लेते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एक ऐसा रेट है जिसे गवर्नमेंट फिक्स करती है, यानी कि जहां पर मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता, डिमांड और सप्लाई का कोई रोल नहीं है। जो भी एक्सचेंज रेट है वो कौन डिसाइड करेगी? हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो इसके मेरिट्स क्या हैं? देखो, सबसे पहला मेरिट तो है स्टेबिलिटी। जो फ्लक्चुएशंस आती हैं रेट में, जो उतार चढ़ाव आते हैं, यानी कि रेट का जो बढ़ना घटना है वो क्यों है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई चेंज हो रही है। अगर डिमांड और सप्लाई सेम रहेगी, डिमांड और सप्लाई के इफेक्ट को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट जो आपका रेट होगा ना वो स्टेबल ही रहेगा। तो पहला सबसे बड़ा मेरिट हमारा यही है कि क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है रेट, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। जो रेट है हमारा वो कैसे रहता है? स्टेबल। ठीक है, दूसरा, इट प्रमोट्स द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। हम उस जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं जहां पर उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं, जहां हमें लगता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने घटने के चांसेस, यानी कि जो फ्लक्चुएशंस है वो बहुत ज्यादा है। जहां पर आपको दिख रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है, वहीं तो आप इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करोगे ना। हालांकि ये कहते हैं कि मोर रिस्क द इन्वेस्टमेंट मोर विल बी द रिटर्न, फिर भी एक ऐसा होता है ना, दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है बड़ा हमारा डेयर डेविल इन्वेस्टर, जो वहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जहां पर रिस्क ज्यादा हो, और एक होता है हमारा डरा हुआ इन्वेस्टर, सहमा हुआ इन्वेस्टर, जिसके पास अपनी बहुत ही खून पसीने की पूंजी होती है, जिसको वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहता है जहां पे रिस्क थोड़ा कम हो। तो ये एक्सचेंज रेट थोड़े कम रिस्क को शो करता है। यहाँ पे रिस्क कम है, क्यों? क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल है। तो क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट में, इसलिए ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं जब एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास मेरिट है इंटरनेशनल ट्रेड। अब भाई एक्सचेंज रेट हम क्यों डिसाइड करते हैं? ट्रेड के लिए तो कर रहे हैं ना, कि अगर हम किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं या किसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कितना करेंसी का एक्सचेंज होगा, उसी के लिए तो रेट डिसाइड किया जाता है ना। तो जब यहां पर रेट स्टेबल होंगे, जब पता है कि $1 के बदले में हमें 70 रुपीज देना है, अब ये फिक्स्ड हो चुका है, तो हमें पता है ना कि अब कितने की पेमेंट जाएगी। हमने जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदे होंगे तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि हमें कितनी पेमेंट करनी है इन US डॉलर। तो यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड्स आपके प्रमोट होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर से वही बात है कि फ्लक्चुएशंस नहीं है। एक्सचेंज रेट एक बार आपका फिक्स हो चुका है, तो हमारे पास जो ट्रेड है वो प्रमोट होगा। क्यों प्रमोट हो रहा है? क्योंकि फ्लक्चुएशंस यहां पर बहुत कम है। क्लियर? नेक्स्ट, इट प्रिवेंट द स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। कहां स्पेक्युलेशंस होंगी? जहां चेंज होगा, जहां पर रेट चेंज हो रहा है लगातार, स्पेक्युलेशंस वहीं तो होगी ना। लेकिन जहां रेट चेंज ही नहीं होता वहां स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज ही क्यों होंगी? क्यों हम स्पेक्युलेशंस करेंगे? जहां डिमांड और सप्लाई है वहां स्पेक्युलेशंस होंगी, जहां डिमांड और सप्लाई का रोल ही नहीं है वहां स्पेक्युलेशंस क्यों होंगी? तो यहां पर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज को ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट का इंपैक्ट हमारी पॉलिसीज पे नहीं पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता होगा। अपनी पॉलिसीज को इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। तो अगर लगातार रेट चेंज होगा, अगर रेट से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगे, तो उसका हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। कुछ इन्फ्लेशन होगा, कुछ डिफ्लेशन होगा। पता है ना आपको, ये सब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। अब इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज पे भी फर्क पड़ेगा। मैंने वर्ड यहां मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्यों यूज किया है, माइक्रो क्यों नहीं यूज किया? पूरी कंट्री के बारे में बात हो रही है, मैक्रो लेवल पे बात हो रही है। हम बोल रहे हैं ना इकोनॉमी, तो इकोनॉमी तो मैक्रो में आपकी कवर अप होती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेरिट्स हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के। डिमेरिट्स क्या हैं? देखो, जब हमने कहा ना कि हमने रेट फिक्स कर दिया है, मैंने कहा $1 70 रुपीज से एक्सचेंज होगा, ये हमने फिक्स कर दिया है।
अब कई बार इस रेट को मेंटेन करने के लिए हमारे रिजर्व्स चेंज होते हैं, हमें ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं तो हमने जब एक चीज फिक्स कर दी कि $1 के बदले में 70 रुपीज ही दिए जाएंगे, आपको क्या लगता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस नहीं होते होंगे? मार्केट है, मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है, पर उस फ्लक्चुएशन को फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में मेंटेन किया जाता है रिजर्व्स के थ्रू, कि अगर कमी पड़ती है तो उस रिजर्व्स में से पैसे निकलते हैं, और अगर कभी रेट कम हो जाता है तो उस रिजर्व्स में से पैसे उस रिजर्व में ही पैसे और डाल दिए जाते हैं। मतलब एक्सचेंज रेट का चेंज होना हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे इंपैक्ट डालता है। ठीक है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मेंटेन करना पड़ता है इस रिजर्व को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती नहीं है। देखो थोड़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं, लेकिन जब हमने रेट को फिक्स कर दिया है तो उस फिक्स रेट को मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट। कई बार क्या होता है कि मार्केट की सिचुएशन ऐसी होती है कि गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर पा रही होती रेट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार गवर्नमेंट एक पॉइंट पे आके रुक जाए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सचेंज रेट डिसाइड करना ही मुश्किल हो जाता है, एक पॉइंट पे आके रुकना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। एक्सचेंज रेट्स आर नॉट फिक्स्ड। अब आप कहोगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गई है, हम पढ़ रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट और यहाँ लिखा हुआ एक्सचेंज रेट आर नॉट फिक्स्ड। बट ये बात मैं आपको बोल रही हूँ ना कि फिक्स्ड होता है, लेकिन मार्केट में तो रेट चेंज होती है, फ्लक्चुएशंस थोड़ी बहुत तो होती है। हाँ, उस फ्लक्चुएशंस को ये रेट मेंटेन करता है अपने रिजर्व्स की हेल्प से। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई का रोल आ जाता है। जो डिमांड और सप्लाई है हमारी, वो हमारे एक्सचेंज रेट को बढ़ाती घटाती है। हमने जस्ट प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा है कि रेट कैसे डिसाइड होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। डिमांड का बढ़ना घटना, सप्लाई का बढ़ना घटना किस तरीके से इंपैक्ट करता है रेट को, वो हमने सब पढ़ा भी प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो उसके मेरिट्स क्या है? पहला तो इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन रहता है। इक्विलिब्रियम लेवल की बात हो रही है बीओपी। अब ये बीओपी क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप ये मान लो कि ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है किसी भी कंट्री की, जो किसी भी कंट्री के बारे में ये बताता है कि उस कंट्री की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये हमें ना हमेशा इक्वल होती है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं ना हम अकाउंटेंसी में, तो वो क्या कहता है कि सारे डेबिट सारे क्रेडिट्स के बराबर होता है। ये उसी के ऊपर बेस्ड है बीओपी। वही ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो बनती है डबल एंट्री के अकॉर्डिंग ही बनती है। तो इसमें अगर हमने कुछ डेबिट किया होगा तो उसके इक्विवेलेंट कुछ क्रेडिट भी होगा। तो अगर कभी इसके अंदर डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो ये बीओपी बैलेंस नहीं रहता, जबकि इसको बैलेंस होना चाहिए। तो अगर कभी डिसबैलेंस हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम में हो जाता है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इसको मेंटेन कर देता है, इक्विलिब्रियम लेवल पे ले आता है इसे। ठीक है, उसके बाद नो नीड फॉर द ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहां पर ना ऑटोमेटिकली ही एक्सचेंज रेट अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ये ऑटो एडजस्टिंग सिस्टम है कि रेट अगर फ्लक्चुएशंस आ भी रही हैं तो रेट अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। डिमांड और सप्लाई अपने आप आपस में एडजस्ट हो जाती है और रेट डिसाइड हो जाता है। तो इसलिए यहां पर आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तीसरा मेरिट है हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि ये ऑटो एडजस्टिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है। यहां पर हमें कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन नहीं करना होता, यहां हमारे रिसोर्सेज का होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। उसके बाद डिमेरिट क्या है? सबसे बड़ा इंस्टेबिलिटी। यहां पर इसका मेरिट है स्टेबिलिटी, इसका अपोजिट इसका डिमेरिट है, क्योंकि यहाँ वाइड फ्लक्चुएशंस है, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, मैंने यहां पर अभी आपको क्या बात बताई, यहां स्पेक्युलेशन हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ डिमांड सप्लाई नहीं है ना, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का रोल नहीं है, फ्लक्चुएशंस ही नहीं है, तो स्पेक्युलेशंस करने की जरूरत नहीं है। यहां डिमांड और सप्लाई पिक्चर में आ जाते हैं, फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो यहां करेंगे ना हम स्पेक्युलेशंस। यहां रेट बढ़ रहा है घट रहा है, तो यहां स्पेक्युलेशंस की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद इट क्रिएट्स द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। यहां पर इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस अराइज होती हैं, क्योंकि जब फ्लक्चुएशंस आती है ना हमारे बीओपी में उसका फर्क पड़ता है। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्क पड़ता है ना तो उसका इफेक्ट इकोनॉमी की सिचुएशंस पे आता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो डिफ्लेशन को अराइज करती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जो इन्फ्लेशन को अराइज करती है। ज्यादातर क्या होता है? इन्फ्लेशन ही होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का बढ़ना। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट भी यही है कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को अराइज करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर सपोज करो प्राइसेस बढ़ गए और आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या? इन्फ्लेशन ही तो है ना, आप महंगा सामान खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स थे हमारे किसके? फिक्स्ड और
फ्लेक्सिबल के, ठीक है।